तो विद्यार्थियों, अब एक समीकरण एक चर पर एक शर्त है, और एक चर वह चीज है जो अलग अलग हो सकती है। ये विभिन्न संख्यात्मक मूल्यों को मानता है और इसका मान निश्चित नहीं है। इन्हें हम आमतौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे कि x, y, z, l, m, n, p आदि। और चर से हम उन पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे ऑपरेशन करके अभिव्यक्ति भी बनाते हैं। तो आइए अब इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक समीकरण को हल करें। तो विद्यार्थियों, अब इस समीकरण पर विचार कीजिए। 8 ऋण 3 बराबर है 4 धन 1। इसे हम 4.5 से बताएंगे। तो ये समीकरण सत्य है क्योंकि पक्ष बराबर हैं और इन दोनों पक्षों का उत्तर 5 के बराबर है। आइए दोनों पक्षों में हम 2 को जोड़ देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, अब LHS बराबर होगा 8 ऋण 3 धन 2 बराबर होगा 5 धन 2 बराबर होगा 7। वहीं RHS होगा 4 धन 1 धन 2 बराबर 5 धन 2 बराबर 7। तो पुनः समीकरण 4.5 सत्य हुई क्योंकि इसका LHS और RHS समान है। इसी प्रकार यदि हम एक समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ें तो भी ये समीकरण सत्य होती है। आइए अब दोनों पक्षों में से हम 2 को घटाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है कि LHS बराबर होगा 8 ऋण 3 ऋण 2 जो कि बराबर होगा 5 ऋण 3 के जो कि बराबर होगा 3 के। वहीं RHS बराबर होगा 4 धन 1 ऋण 2 बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि पुनः ये समीकरण सत्य है। इस प्रकार यदि हम एक समीकरण के दोनों पक्षों में से एक ही संख्या घटाएं तो भी वह समीकरण सत्य होती है। और इसी प्रकार यदि हम एक समीकरण के दोनों पक्षों को एक ही शून्यतर संख्या से गुणा करें या भाग दें तो भी वह समीकरण सत्य होगी। उदाहरणार्थ आइए हम समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा LHS बराबर होगा 3 गुणा 8 ऋण 3 जो कि बराबर होगा 15 के। और वहीं RHS बराबर होगा 3 गुणा 4 धन 1 जो कि बराबर होगा 15 के। तो पुनः विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि समीकरण सत्य है। आइए अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग भी करके देख लेते हैं। तो LHS बराबर होगा 8 ऋण 3 भाग 2 जो कि बराबर होगा 5 भाग 2 के। और RHS बराबर होगा 4 धन 1 भाग 2 जो कि बराबर होगा 5 भाग 2 के। तो फिर हम कह सकते हैं कि RHS बराबर है LHS के। तो पुनः विद्यार्थियों, समीकरण सत्य है। अब यदि अगर हम कोई अन्य समीकरण लें तो भी हमें यही निष्कर्ष प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों, मान लीजिए कि हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं और विशेष रूप से मान लीजिए कि हम एक समीकरण के दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न संख्याएं जोड़ते हैं। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि समीकरण सत्य नहीं होगी, अर्थात दोनों पक्ष समान नहीं होंगे। उदाहरण के लिए आइए समीकरण 4.5 को हम पुनः लेते हैं। अब ये समीकरण है 8 ऋण 3 बराबर 4 धन 1। अब इसके बाएं पक्ष में हम 2 को जोड़ेंगे और दाएं पक्ष में हम 3 जोड़ेंगे। तो अब नया LHS बराबर होगा 8 ऋण 3 धन 2 जो कि बराबर होगा 5 धन 2 जो कि बराबर होगा 7 के। तथा नई RHS जो है वो होगा 4 धन 1 धन 3 बराबर 5 धन 3 बराबर 8। तो विद्यार्थियों, अब समीकरण सत्य नहीं है क्योंकि LHS और RHS बराबर नहीं है। इसी प्रकार यदि हम एक समीकरण के दोनों पक्षों में कोई गणितीय संक्रिया एक ही संख्या के साथ ना करें तो समीकरण सत्य नहीं हो सकती और समीकरण एक चरों वाली समीकरण होती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों, ये हमारे निष्कर्ष सभी समीकरणों के लिए भी मान्य होते हैं क्योंकि प्रत्येक समीकरण में चर केवल संख्या ही निरूपित करता है। तो प्रायः एक समीकरण को एक तौलने वाली तराजू या तुला समझा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में बैलेंस भी कहते हैं। एक समीकरण पर एक गणितीय संक्रिया करना इस प्रकार समझना चाहिए जैसे कि तौलने वाली तराजू के दोनों पलड़े में बराबर बाट डालना या उनमें से बराबर बाट निकाल लेना। एक समीकरण को ऐसी तौलने वाली तराजू समझा जा सकता है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बाट रखे हों। इस स्थिति में
तराजू की डंडी ठीक क्षैतिज रहती है। और यदि हम दोनों पलड़ों के बारे में बाट डालें, जो वेट्स होते हैं उनको डालें, तो डंडी अभी भी क्षैतिज ही रहती है। इसी प्रकार यदि हम दोनों पलड़ों में से बराबर बाट हटा लें या निकाल लें तो भी डंडी क्षैतिज ही रहती है। इसके विपरीत विद्यार्थियों, यदि हम दोनों पलड़ों में भिन्न बाट डालें या जोड़ें या उनमें से भिन्न बाट निकालें या घटाएं तो भी तराजू की डंडी का संतुलन बिगड़ता जाता है, अर्थात डंडी क्षैतिज नहीं रहती। हम इसी सिद्धांत को एक समीकरण को हल करने में प्रयोग करते हैं। निस्संदेह यहाँ तराजू जो है वो काल्पनिक है तथा संख्याओं को बाटों की तरह भौतिक रूप से संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का यही मुख्य उद्देश्य है। आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब आप इस समीकरण पर विचार कीजिए। ये समीकरण है x धन 3 बराबर 8, जिसको हम बोलेंगे समीकरण 4.6। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में से 3 को घटाते हैं तो हमें जो नया LHS मिलेगा वो होगा x धन 3 ऋण 3 बराबर x, और जो हमें नया RHS मिलेगा वो होगा 8 ऋण 3 बराबर 5। क्योंकि इससे संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमें प्राप्त होता है कि नया LHS बराबर है नए RHS के, या x का मान बराबर है 5 के। अब ये वही है जो हम चाहते हैं, अर्थात ये समीकरण 4.6 का एक हल है। इसकी पुष्टि करने के लिए कि ये सही है या नहीं, हम प्रारंभिक समीकरण में x बराबर 5 उसका मान रखेंगे तो हमें LHS मिलेगा x धन 3 बराबर होगा 5 धन 3 बराबर 8 के। वहीं RHS जो है वो भी 8 ही है, तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है। यही हल सही होने के लिए आवश्यक है। समीकरण के दोनों पक्षों में सही गणितीय संक्रिया करने से, अर्थात जैसे हमने यहाँ पे 3 घटाया, हम समीकरण के हल पर पहुंच गए हैं। तो विद्यार्थियों आइए एक अन्य समीकरण भी लेते हैं। ये समीकरण है x ऋण 3 बराबर 10, जिसको हम समीकरण 4.7 भी कहेंगे। तो विद्यार्थियों अब इस नए समीकरण 4.7 में यहाँ हमें क्या करना चाहिए? सोचिए, हमें दोनों पक्षों में 3 जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समीकरण का संतुलन बना रहेगा तथा LHS में केवल x रह जाएगा। तो आइए अब LHS को देखते हैं। LHS बराबर हो जाएगा x ऋण 3 धन 3 बराबर x के, और वहीं जो नया RHS है वो हो जाएगा 10 धन 3 बराबर 13। अतः हम कह सकते हैं कि x का मान 13 है, जो वांछित हल है। अब प्रारंभिक समीकरण 4.7 में x बराबर 13 मान रखने पर हम इसकी पुष्टि करते हैं कि ये हल सही है। तो आइए रख कर देखते हैं। प्रारंभिक समीकरण हम लेंगे जिसमें LHS बराबर होगा x ऋण 3 बराबर 13 ऋण 3 बराबर 10। जैसा कि वांछनीय है ये RHS के बराबर है। तो विद्यार्थियों अब जैसे इस नए समीकरण 4.8 में अगर हम समीकरण को 5 से ही भाग कर दें और फिर इसका हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि नया LHS हमें मिलेगा 5y भाग 5, जो कि बराबर होगा y के, और जो नया RHS हमें मिलेगा वो मिलेगा 35 भाग 5, जो कि बराबर होगा 7 के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि y बराबर है 7 के, और यही समीकरण का वांछित हल है। हम समीकरण 4.8 में y बराबर 7 प्रतिस्थापित करके इसकी जांच भी कर सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं। दूसरी स्थिति में विद्यार्थियों आइए एक दूसरा समीकरण देखें, जो है समीकरण 4.9, जो कि है m भाग 2 बराबर 5 के। अब यहाँ पे हमें m का मान निकालना है और m भाग 2 बराबर 5। इसको सरल करने के लिए अगर हम दोनों पक्षों को 2 से गुणा करते हैं, इससे LHS में केवल m रह जाता है और नया LHS हो जाता है m, क्योंकि m भाग 2 गुणा 2 बराबर होगा m, तथा नया RHS जो है वो हो जाता है 5 भाग 2 बराबर होगा 10 के। अतः m बराबर है 10 के। यही वांछित हल है और हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि ये हल सही है या नहीं। तो विद्यार्थियों अब इन सब उदाहरणों में ये देखा जा सकता है कि समीकरण के हल करने के लिए हमें जिस संक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी वह समीकरण पर निर्भर करता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि समीकरण में चर पृथक हो जाए
और कभी कभी ऐसा करने के लिए हमें एक से अधिक गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ सकती हैं। इसको मस्तिष्क में रखते हुए आइए कुछ और समीकरण हल करते हैं और बढ़ते हैं उदाहरण प्रश्न की ओर। तो आइए उदाहरण प्रश्न 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न है, हल कीजिए। पहला है 3n धन 7 बराबर 25 के। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि इस समीकरण में LHS में चर n को पृथक करने के लिए हम एक चरणबद्ध विधि से कार्य करेंगे। LHS यहाँ पे 3n धन 7 है, तो पहले हम इसमें से 7 घटाएंगे जिससे हमें 3n प्राप्त होगा। इसके अगले चरण में हम इसे 3 से भाग कर देंगे जिससे हमें 3 प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों, याद रखिए कि हमें समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संक्रिया करनी है। अतः दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर हमें मिलेगा पहला चरण 3n धन 7 ऋण 7 बराबर होगा 25 ऋण 7 के। अतः 3n बराबर होगा 18 के। अब जब हम दोनों पक्षों को 3 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 3n भाग 3 बराबर 18 भाग 3, अर्थात हमें n का मान मिलेगा 6, जो कि इसका हल है। अब आइए एक प्रश्न और देखें, जो कि है 2p ऋण 1 बराबर 23। तो विद्यार्थियों, अब सोचिए कि इस प्रश्न में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में हमें दोनों पक्षों में एक जोड़ता है। तो विद्यार्थियों, पहले चरण में हम दोनों पक्षों में एक एक जोड़ते हैं, तो हमें मिलेगा 2p ऋण 1 धन 1 बराबर 23 धन 1, जिससे हमें मिलेगा 2p बराबर 24 के। अब हम दोनों पक्षों को 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 2p भाग 2 बराबर 24 भाग 2, अर्थात p का मान 12 है, जो कि इसका हल है। तो विद्यार्थियों, आपको एक अच्छी आदत विकसित कर लेनी चाहिए, जो ये है कि प्राप्त किए हल की जांच अवश्य करें। अब यद्यपि हमने इन दोनों प्रश्नों के लिए ऐसा नहीं किया, परंतु आइए इस उदाहरण में जो दूसरा वाला प्रश्न था उसके लिए इसके हल को हम जांच लेते हैं। तो हल को जांचने के लिए हम p के मान को दोबारा समीकरण में रखेंगे और यहाँ हमने p का मान निकाला है 12। तो आइए इसका LHS हो जाएगा 2p ऋण 1 बराबर 2 गुणा 12 ऋण 1, अर्थात 24 ऋण 1, जो कि हमें बराबर मिलेगा 23 के, जो कि हमारा RHS है। इस प्रकार हमने हल की सत्यता की जांच कर ली है। आइए अब हम इस स्थिति में हैं कि अगर आपको याद हो कि भाग 1 में हमने एक बौद्धिक खेल की बात की थी। उस खेल में अप्पू भी था, सरिता भी थी और अमीना भी थी, और इन लोगों ने उस खेल को प्रस्तुत किया था। तो विद्यार्थियों, अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अप्पू, सरिता और अमीना द्वारा प्रस्तुत किए गए बौद्धिक खेल पर वापस जाएं और समझें कि उन्होंने अपने उत्तर किस प्रकार प्राप्त किए थे। इस कार्य के लिए विद्यार्थियों, हम समीकरण 4.1 और समीकरण 4.2 को दोबारा लेंगे, जो क्रमशः अमीना और अप्पू के उदाहरणों के संगत हैं। अब समीकरण 4.1 है 4x धन 5 बराबर 65। हम दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर पाएंगे 4x धन 5 ऋण 5 बराबर 65 ऋण 5, अर्थात 4x बराबर 60। और x को पृथक करने के लिए हम दोनों पक्षों को 4 से भाग देंगे, जिससे हमें मिलेगा 4x भाग 4 बराबर 60 भाग 4, अर्थात x बराबर होगा 15 के, जो वांछित हल है। आइए अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की, जो कि था समीकरण 4.2। ये समीकरण था 10y ऋण 20 बराबर 50। तो विद्यार्थियों, अब इसको सरल करने के लिए हम दोनों पक्षों में 20 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 10y ऋण 20 धन 20 बराबर 50 धन 20, या ये हो जाएगा 10y बराबर 70 के। दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 10y भाग 10 बराबर 70 भाग 10, अर्थात y बराबर 7 के, जो कि हमारा वांछित हल है। हम ये अनुभव करेंगे कि ठीक यही उत्तर अप्पू, सरिता और अमीना ने दिए थे। उन्होंने समीकरण बनाया और फिर उन्हें हल करना सीख लिया था। इसी कारण से वे अपना बौद्धिक खेल बनाकर संपूर्ण कक्षा पर अपना प्रभाव डाल पाए थे।